लोकसभा चुनाव आने को है, लगातार तैयारियां भी चल रही हैं और यहाँ पर बात चल रही है अलग-अलग सुरक्षित सीटों की। आज हम बात करने वाले देश के मुख्य गाँव में यूपी की 17 सुरक्षित सीटों में एक हाई प्रोफाइल नगीना क्षेत्र की। इन लोकसभा क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन पहले में जिस नाम से जानी जाती थी, उसका इतिहास बेहद गौरवशाली और सराहनीय रहा है। कौन सी ये सीट, क्या है इसका चुनावी इतिहास और कैसे ये लोग सीट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है? देखिए एक खास रिपोर्ट। नगीना लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। दो आपकी सीट का पूरा हाल हिसाब। सामाजिक संरचना, जातीय समीकरणों का आधार। किस किस पर रहा जनता का आशीर्वाद। कैसा है मतदाताओं का सियासी मिजाज। पश्चिमी यूपी के मैं नगीना लोकसभा क्षेत्र हूं। नगीना के असल माने रत्न से है। संयोग देखिए, मैं यूपी की 17 सुरक्षित सीटों में से सबसे अहम हूं। सुरक्षित सीटों में मैं नगीना ही हूं। मेरा इतिहास सुनहरा और गौरवशाली है। मेरा नाम सैयद गालिब अली ने रखा था, जिन्हें मुगलों द्वारा ये जगह जागीर के रूप में दी गई। उन्होंने नगीना महल या 12 महल का निर्माण कराया और शहर की स्थापना की। आईने अकबरी में मेरा उल्लेख नगीना महल के मुख्यालय के रूप में किया गया, जो वर्तमान में मोहल्ला सैयदवाड़ा नगीना या परगना में स्थित है। ब्रिटिश काल के दौरान मैं संयुक्त प्रांत में नगीना तहसील बिजनौर जिले का मुख्यालय बना रहा और 1817 से 1824 तक ये नवगठित उत्तरी मुरादाबाद जिले का मुख्यालय था। 1901 में नगीना तहसील में 464 गांव और 2 कस्बे थे। मेरे क्षेत्र में रोहिल्ला शक्ति का उदय 18वीं सदी के एक किले से हुआ, जिसे बाद में तहसील कार्यालयों के रूप में इस्तेमाल किया गया। 1857 के भारतीय विद्रोह के एक भाग के रूप में नगीना नजीबाबाद के नवाब और अंग्रेजों के बीच युद्ध का स्थल था, जो 21 अप्रैल 1858 को नवाब की हार के साथ खत्म हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने बिजनौर में अपना अधिकार स्थापित किया और 1886 में मैं नगर पालिका बन गया। मैं यूपी के महत्वपूर्ण लकड़ी और नक्काशी केंद्रों में से एक हूँ। दुनिया भर में लकड़ी शिल्प नगरी के नाम से मशहूर मेरा शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लकड़ी हस्तशिल्प का उत्पादन करता है। मैं 2009 में पहली बार लोकसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आई। मेरे इतिहास के साथ ही मेरा चुनावी इतिहास भी दिलचस्प रहा है। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मैं लोकसभा सीट के रूप में अस्तित्व में नहीं थी। उस दौरान मैं देहरादून और बिजनौर से मिलकर बनी सीट का हिस्सा हुआ करती थी। मैंने कई दिग्गजों को संसद तक पहुंचाया है। मायावती और मीरा कुमार पहली बार सांसद मेरे यहाँ से ही संसद पहुंची थी। मेरे यहाँ दलितों के कद्दावर नेता रामविलास पासवान भी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। निर्दलियों को भी मैं रास आ चुकी हूँ। 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्वामी रामानंद शास्त्री ने विजय पताका लहराया। 1957 के चुनाव में भी मेरे यहाँ फिर कांग्रेस ने बाजी मारी। इस बार कांग्रेस के अब्दुल लतीफ ने चुनाव जीतकर लोकसभा में एंट्री की। 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मेरे यहाँ कांग्रेस का तिलिस्म टूटा। इस बार मेरे यहाँ निर्दलीय प्रकाशवीर शास्त्री ने कांग्रेस के अब्दुल लतीफ को पटकनी दी और सांसद बने। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी की। इस बार कांग्रेस के स्वामी प्रसाद शास्त्री ने भारतीय जनसंघ के एस राम को चुनाव में हराया। 1971 के लोकसभा चुनाव में भी मेरे यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के स्वामी रामानंद शास्त्री ने इस बार भारतीय क्रांति दल के महिलाल को चुनाव में शिकस्त दी और दूसरी बार लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व किया। 1974 के उपचुनाव में कांग्रेस के रामदयाल निर्विरोध सांसद चुने गए। 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा विरोधी लहर के साथ मेरे यहाँ इतिहास बदलना शुरू हो गया। इस बार भारतीय लोकदल के महिपाल ने चुनाव जीता। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के मंगलराम प्रेमी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। 1984 के चुनाव में फिर से मेरे यहाँ कांग्रेस ने कब्जा किया। इस बार कांग्रेस के गिरधारी लाल ने लोकदल प्रत्याशी मंगलराम प्रेमी को चुनाव में पटकनी देकर लोकसभा पहुंचे। गिरधारी लाल के निधन के बाद 1985 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बिहार की मीरा कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया और मीरा कुमार पहली बार सांसद बनी। इस चुनाव में बिहार के एक और दलित नेता यहां अपनी किस्मत आजमा रहे थे, वो थे रामविलास पासवान। मीरा कुमार ने लोकदल प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को इस चुनाव में करारी शिकस्त दी। इस उपचुनाव में आज की बसपा सुप्रीमो मायावती निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी
और वो तीसरे नंबर पर रही थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में मायावती का सितारा बुलंद हुआ और वो पहली बार बिजनौर सीट से सांसद बनी। बसपा से चुनाव लड़ी मायावती ने जनता दल के मंगलराम प्रेमी को हराया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार खाता खोला। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मंगलराम प्रेमी ने मायावती को चुनाव हराया। इसके बाद मायावती ने जिले की राजनीति से नाता खत्म कर लिया और फिर कोई चुनाव नहीं लड़ी। 1996 की दूसरी राम लहर के बीच हुए लोकसभा चुनाव में मैं बीजेपी के ही कब्जे में रही और मंगलराम प्रेमी दोबारा संसद पहुंचने में कामयाब रहे। 1998 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पहली बार सपा ने परचम लहराया और सपा की उम्मती ने बीजेपी के मंगलराम प्रेमी का किला ध्वस्त करते हुए सांसद बनी। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की। इस बार शीशराम रवि ने सपा की उम्मती को हराया और लोकसभा पहुंचे। 2004 में रालौद और सपा के गठबंधन में रालौद के मुंशीराम पाल ने पहली बार रालौद को मेरे यहाँ जीत दिलाई। मुंशीराम पाल ने बसपा के घनश्याम चंद खरवाल को हराया। 2009 में पहली बार मैं लोकसभा सीट के तौर में अस्तित्व में आई। इस बार मेरे यहाँ सपा ने बाजी मारी और समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को मेरा पहला सांसद बनने का सौभाग्य हासिल हुआ। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने जीत हासिल की और बीजेपी के टिकट पर यशवंत सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2019 में मेरे यहाँ बीएसपी ने फिर वापसी की और मोदी लहर की प्रचंड लहर के बावजूद बीएसपी के गिरीश चंद्र लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। मैं यूपी के 80 सीटों में 5वें नंबर की सीट हूँ। 2001 में भारत की जनगणना के अनुसार मेरे कस्बे की कुल आबादी 71,310 है। इसमें 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। मेरी औसत साक्षरता दर 79% है, जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से ज्यादा है। पुरुष साक्षरता 83% और महिला साक्षरता 64% है। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 883 महिलाएं हैं। मेरे यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 15,74,998 है, जिनमें महिला मतदाता 7,36,842 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,38,144 है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नाहटौर और नूरपुर की सीट शामिल है। ये पांचों सीटें बिजनौर सीट की हैं। इनमें नगीना और नाहटौर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यूपी विधानसभा के 2002 के चुनाव में इन 5 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 3 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। नजीबाबाद से सपा के तस्लीम अहमद विधायक है। नगीना सुरक्षित सीट से मनोज कुमार पारस विधायक है। वहीं धामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के अशोक कुमार राणा और नाहटौर सुरक्षित सीट से बीजेपी के ओम कुमार विधायक है। वहीं नूरपुर से सपा के राम अवतार सिंह विधायक हैं। यहाँ सपा बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। सियासी समीकरण की बात करें तो मेरे यहाँ एक अनुमान के मुताबिक 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ 21% के करीब दलित मतदाता हैं। यही वजह है कि यहाँ सपा बसपा के हक में चुनावी समीकरण बने रहते हैं। इन्हीं समीकरणों के साथ 2009 में सपा और 2019 में बसपा चुनाव जीतने में कामयाब रही। हालांकि बीजेपी भी कभी दलित वोटों में सेंध मारी और मुस्लिम वोटों के बिखराव के कारण जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। मेरे यहाँ हुए अब तक 18 चुनावों में 5 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी, बीएसपी, सपा और जनता पार्टी 2-2 बार और एक बार रालौद भी जीतने में कामयाब रही। इन तमाम जीतों में उम्मीदवारों की जीत का आधार यही समीकरण बने थे। नए परिसीमन के बाद मेरे यहाँ 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने बाजी मारी थी। 2014 में मेरे यहाँ 63.1% वोट डाले गए थे। इनमें से 6,470 वोट नोटा को पड़े थे। 2014 में बीजेपी ने यहाँ से यशवंत सिंह को मैदान में उतारा था और उन्होंने सपा के पूर्व सांसद यशवीर सिंह को मात दे दी। बीजेपी के यशवंत सिंह को कुल 39% वोट मिले थे। उन्हें इस चुनाव में 3,67,825 वोट यानी 39% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को 2,75,435 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 29% है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्रा को 2,45,685 वोट मिले। उनका वोट शेयर 26% था। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में मुस्लिम, दलित और ओबीसी एकजुट हुए और मोदी लहर के बावजूद गठबंधन उम्मीदवार बसपा के गिरीश चंद्र जीतने में कामयाब रहे। उन्हें चुनाव में 5,68,378 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 57% था। बीजेपी उम्मीदवार तत्कालीन सांसद यशवंत सिंह को इस चुनाव में वोट भी ज्यादा मिले और वोट शेयर भी बढ़ा, लेकिन समीकरणों के मामले में वो गठबंधन प्रत्याशी से पार नहीं पा सके।
यशवंत सिंह को इस चुनाव में 4,01,546 वोट मिले। कुल वोटिंग में उनका शेयर करीब 40% रहा। कांग्रेस की ओमवती देवी को इस चुनाव में 2% वोट मिले। उन्हें इस चुनाव में कुल 20,000 वोट मिले थे। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार हालात काफी बदले हुए हैं। सपा बसपा में इन 5 सालों में दूरी काफी बड़ी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में बसपा इस सीट पर कैसे वापसी कर पाती है। वही देखना यह भी होगा कि बिगड़े हालात में बीजेपी को कितना फायदा होता है, और देखना यह भी होगा कि इन दोनों पार्टियों के बीच सपा यहां कैसे अपना उम्मीदवार जिता पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज हमने जाना देश के मुख्य कोण में लगीना लोकसभा सीट का इतिहास। अगली बार फिर से किसी नए लोकसभा सीट के इतिहास, भूगोल और समीकरण की होगी चर्चा। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।